नमस्कार। मेरे हाथ में एक पुस्तक है जो चीन की पारिवारिक परंपराओं के बारे में लिखी गई है। इस पुस्तक में करीब 102 लेखकों द्वारा लिखे गए संस्मरणात्मक लेखों का संग्रह है, निजात्मक लेखों का संग्रह है। इसमें से जो पहला लेख है जो ली ई मिंग द्वारा लिखा गया है, मैं उसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। इसमें चीन की पारिवारिक परंपराओं के महत्व के बारे में बताया गया और ये लिखते हैं कि चीनी समाज में जो परंपरा है वह चीनी समाज का प्राण तत्व है और पारिवारिक परंपरा से हम समग्र चीन की संस्कृति को समझ सकते हैं, क्योंकि चीनी संस्कृति जो है चीनी पारिवारिक परंपराओं पर आधारित है। जैसे चीनी लोगों के शिष्टाचार, उनका नैतिक चरित्र, उनके घर के व्यवस्थापन करने का तौर तरीका, देश को व्यवस्थापन करने का तौर तरीका, देश की शांति सुव्यवस्था इत्यादि समग्र चीनी धारणाएं जो है चीन की पारिवारिक परंपराओं से प्रभावित हैं। जैसे घर की सुव्यवस्था करना पारिवारिक परंपरा के नियम का अंग है। इसलिए पारिवारिक परंपराओं में समाज में प्रचलित संस्कृति और उसमें होने वाले परिष्कार और चीनी परंपरा तथा प्रथा की सार को चीनी पारिवारिक परंपराओं का मुख्य गुण माना जाता है। आगे ये लिखते हैं कि आजकल बहुत ही तीव्र गति से जीवन के हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है। नई सामग्रियां बन रही हैं, नई प्रविधि का विकास हो रहा है और इसके कारण मनुष्य के जीवन में बहुत ही जल्दी परिवर्तन आता जा रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि हम जो है अपने इतिहास को, विगत को भूलते जा रहे हैं। हम बहुत ही जल्दी प्रगति करना चाहते हैं, छोटे समय में ज़्यादा मुनाफा कमा करके धन अर्जित करना चाहते हैं और इससे लोभ में, धन अर्जित करने के लोभ में हम अनेकों तरह की लापरवाहियाँ करते हैं, अपने विवेक को भुला देते हैं। हमारे अंदर नैतिक निष्ठा का अभाव होता जा रहा है और इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की कमी कमजोरियों का शिकार होते जा रहे हैं और हम अपनी मानवीय मूल्य और कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि देश की जो पहचान है, जिसको देश के लोगों ने हजारों वर्षों से अथक प्रयास करके बनाया है, वह देश की पहचान और देश की जो परंपरा है वह मिटती जा रही है। हम पुरानी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं और नए नए विकसित हुए आश्चर्यजनक चाल चलन को अपनाते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जब आदमी अपनी पुरानी परंपराओं को, जड़ को भूल जाता है तो वह नई चाल चलन और नई संस्कृतियों को भी गहराई से सोच समझ नहीं सकता। तो न वो नई रीति रिवाजों को अच्छी तरह से समझ सकता है और न ही पुरानी रीति रिवाजों की तरफ वो वापस जा सकता है। इसलिए ये लेखक बोलते हैं कि अगर हम अपनी पारिवारिक परंपराओं को आधार मान करके आगे बढ़ें तो हम अपनी संस्कृति की गंभीरता को, गहराई को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। हमें अपनी जातीय तथा पारिवारिक परंपराओं को महत्व देना चाहिए, अपनी जातीय और पारिवारिक परंपराओं का आदर करना चाहिए और इस प्रकार हम अपनी जातीय पारिवारिक परंपराओं को महत्व दे करके, आदर दे करके आगे बढ़ेंगे तो हम नई परंपराओं और नई संस्कृति को भी अच्छी तरह से समझ सकने में समर्थ होंगे।
ये लिखते हैं कि चीन में पारिवारिक परंपराओं के इतिहास बहुत ही लंबा है और चीन में अपने घर की सुव्यवस्था के लिए चीनी समाज में बहुत से प्रचलन हैं और चीनी संस्कृति बहुत ही अर्थपूर्ण और विस्तृत है। उदाहरण के लिए एक उपदेशात्मक पुस्तक है चीनी समाज में जिसको गुरु चू का घर का उपदेश कहा जाता है। इस गुरु चू के घर का उपदेश नामक पुस्तक में अपने घर परिवार की जो नैतिकता है उसको पुनः हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, इस बात को सिखाने के लिए कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जिसमें से कुछ मैं आपको यहाँ पढ़ के बताना चाहूँगा। जैसे वो लिखते हैं कि चीनी समाज का विश्वास है कि हमें पुस्तक जो है किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। हमें पुस्तकों का अध्ययन जो है ज्ञान और विवेकशील बनने के लिए पढ़ना चाहिए। पुस्तक का अध्ययन केवल परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए नहीं होता है। फिर आगे वो लिखते हैं कि जैसे हमें किसी सरकारी अधिकारी बनने के लिए ईमानदारिता की आवश्यकता होती है, देशभक्ति की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से हमारे घर और परिवार के संदर्भ में भी हमें खुशी और शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। आगे वो लिखते हैं कि चीनी परंपराओं में आदर्श समाज और व्यक्ति के चरित्र के विश्लेषण और देश तथा घर के संबंध के बारे में बहुत ही गहन चिंतन पाया जाता है। जैसे लिखते हैं कि जब कोई गरीब आदमी किसी धनी आदमी को देख कर के झुक जाता है तो एक प्रकार की चापलूसी है, लेकिन जब कोई धनी आदमी किसी गरीब आदमी के प्रति दुर्व्यवहार करता है, अवहेलनापूर्ण व्यवहार करता है, अहंकार दिखाता है, दम्भ और घमंड दिखाता है, तो यह जो है बहुत ही लज्जास्पद आदत है। ऐसा आदमी को नहीं करना चाहिए। फिर आगे लिखते हैं कि अगर आपके पास बहुत ही धन संपत्ति है, आपने बहुत ही धन कमाया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप खूब खर्च करें, मनमौजी तरीके से खर्च करें। धन संपत्ति को अनावश्यक रूप से खर्च नहीं करना चाहिए, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण पूर्ण रूप से खर्च करना चाहिए। और फिर आगे लिखते हैं कि चीनिया समाज में माना जाता है कि जो अन्न हम फलाते हैं खेतों में, किसान के द्वारा फलाया जाता है, अन्न उत्पादन किया जाता है, उस अन्न का एक एक दाना जो है किसान के परिश्रम से फलाया जाता है। आपको अन्न अगर सस्ते में भी उपलब्ध हो जाए तो भी आपको कभी भी अन्न को फेंकना नहीं चाहिए। जो आप भोजन बनाते हैं उसको फेंकना नहीं चाहिए। समाज में हम सभी को अन्न का, फसल का बहुत ही इज्जत करना चाहिए। देखिए कितना सुंदर बात है। फिर आगे लिखते हैं कि प्रायः जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो खुदरा सामान बेचते हैं वो बहुत कम मुनाफा रख करके सामान बेचा करते हैं। इसलिए अगर आपको सड़कों के किनारे छोटी छोटी दुकानों पर कोई छोटे बड़े व्यापारी मिल जाएं जो खुदरा सामान, तरकारी वगैरह, सब्जी वगैरह बेच रहे हैं, तो कभी भी ऐसे दुकानदारों से, ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों से आपको बहुत ज़्यादा मोल तोल नहीं करना चाहिए। उनके सामानों का मूल्य बहुत नहीं घटाना चाहिए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, बहुत ही मेहनत करके खेतों से कुछ फलाते हैं और बाज़ार में बेचने के लाते हैं, तो उनसे ज़्यादा मोलाई करके उनका सामानों का मूल्य नहीं घटाना चाहिए। फिर आगे लिखते हैं कि हमें कभी भी नालायक नहीं बनना चाहिए, लायक बनना चाहिए। हमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए और हमें अपने परिवार के अंदर अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो परिवार के सभी सदस्यों में स्नेह, प्रेम और आदर्श कायम रहेगा।
अगर आप बलशाली हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी अनाथ को, विधवा को, अबला नारी को अपहेलित करें, सताएं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जानवरों को मारना पीटना नहीं चाहिए, उनको भी स्नेह करना चाहिए। आगे लिखते हैं कि अगर कोई आदमी आपके इर्द गिर्द बहुत खुश है, संपन्न है, खुशहाली में जी रहा है, तो कभी भी उसकी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और कोई अगर दुखी है तो औरों के दुख में आपको खुश भी नहीं होना चाहिए। परिवार की जो खुशी है वो क्या है? लिखते हैं कि परिवार की खुशी का अर्थ केवल मीठा खाना और सुंदर कपड़ों को पहनना ही नहीं है। परिवार के सुख का अर्थ हम परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के सुख और दुख में साथ भी देना चाहिए। अगर किसी धनी परिवार में भी शुरू से अच्छी पारिवारिक परंपरा और संस्कृति मूल्य मान्यताओं का विकास नहीं हुआ तो ऐसे परिवार के जो बच्चे हैं, संतान हैं, वो बाद में जाकर के अपने माता पिता को सम्मान नहीं करते हैं, अपने माता पिता को अपहेलित करने लगते हैं। और ऐसे परिवार को तो हम केवल नाम मात्र के लिए परिवार कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में जिस परिवार में सुसंपन्न परंपराएं नहीं है, समुन्नत संस्कृति नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम सद्भाव नहीं है, यह वास्तव में परिवार ही नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन के जो विभिन्न प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, उनके विभिन्न लेखों में चीन की जो पारिवारिक परंपरा है उनके बारे में उल्लेख है और चीन की पारिवारिक परंपराओं के बारे में मार्ग निर्देशन भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चीन की जो पारिवारिक परंपराएं हैं वो हर व्यक्ति को निष्कपट बनाना चाहती हैं, ईमानदार बनाना चाहती हैं, बुद्धिमान बनाना चाहती हैं, व्यावहारिक बनाना चाहती हैं, अपने जीवन को समझने वाला, सहृदयी, आदर्श और महान व्यक्ति बनाने का प्रयास करती हैं। ऐसी परंपराएं हैं चीन में। चीनी परंपराओं का उद्देश्य किसी व्यक्ति को भावुक बनाना, दयालु बनाना, उसको खुशी बनाना, शांत परिवार की स्थापना करना, अंतरक्रियामूलक समाज की स्थापना करना और चीन जो आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं को झेल रहा है उनके समाधान के विषय में भी मार्ग निर्देश करना इसका उद्देश्य रहा है। इस प्रकार से जो ये पुस्तक है मेरे हाथ में, जिसको चेन यून नाम के प्रमुख संपादक द्वारा संपादित और संकलित किया गया है, इस पुस्तक का नाम चीनिया पारिवारिक परंपरा और संस्कृति की शैली है। इस पुस्तक में जैसे मैंने बताया करीब 102 आलेख हैं जो निजात्मक हैं, संस्मरणात्मक हैं। और आपको मैंने अभी इसका जो पहला लेख है जिसको ली ई मिंग ने लिखा है उसके बारे में बताया, जिसमें चीनी पारिवारिक परंपराओं के बारे में बताया गया और कुछ चीनी समाज के विश्वास को बताया गया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पूर्वीय दर्शन में, भारतीय परंपरा में भी ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी मूल्य मान्यताएं हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि हिमालय के उस पार होने के बावजूद और चीनी लोगों के अलग नस्ल से होने के बावजूद भी चीनी समाज की जो परंपराएं हैं वह पूर्वीय दर्शन से, भारतीय परंपराओं से बहुत मेल खाती हैं। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसी ही सामग्री आपको सुनने की इच्छा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।